नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में तालिबान जब सत्ता पर काबिज हुआ तो उसने खुद को बदलने का वादा किया था, लेकिन अब तालिबान ने खुलकर अपना असली रंग दिखा दिया है। अफगान तालिबान ने महिलाओं को गैर सरकारी संगठनों में काम करने पर प्रतिबंध का फरमान जारी कर दिया है। तालिबान सरकार के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी स्थानीय और विदेशी एनजीओ महिला कर्मचारियों को काम पर जाने से रोकें। तालिबान के फैसले के बाद रविवार को 3 स्वयंसेवी संगठनों सेव द चिल्ड्रन, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और केयर, जो ये 3 एनजीओ हैं, इन्होंने अफगानिस्तान में अपने काम को रोक दिया है। इन एनजीओ का मानना है कि वे बिना महिला स्टाफ के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों तक सहायता पहुंचाने में सक्षम नहीं है। अफगानिस्तान में एनजीओ में महिला कर्मचारियों के काम करने पर पाबंदी लगाने के तालिबान फरमान की संयुक्त राष्ट्र ने भी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि तालिबान के इस निर्णय से पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश के लिए सर्दियों में मानवीय अभियानों पर बुरा असर पड़ेगा। इस बीच सोमवार को अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी प्रमुख रमीज अल-कबरोव ने तालिबान प्रशासन के कार्यकारी वित्त मंत्री मोहम्मद हनीफ से मुलाकात की। इस बैठक में रमीज ने तालिबान के मंत्री से एनजीओ में काम करने वाली महिलाओं पर लगे प्रतिबंध को पलटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है। यूएनएमए के प्रमुख और मानवीय सहायता समन्वयक रमीज अल-कबरोव ने तालिबान के मंत्री से कहा कि लाखों अफगानों को मानवीय सहायता की जरूरत है और इसमें आने वाली बाधाओं को हटाना अत्यंत आवश्यक है। उधर विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों से लोगों की मुश्किल और ज्यादा बढ़ेगी। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों में महिलाओं के काम करने पर रोक के नए फैसले से अरबों रुपए की मदद खतरे में पड़ सकती है। इस मदद के कारण ही अफगानिस्तान भुखमरी से बचा हुआ है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में गैर सरकारी संगठनों में महिलाओं की नियुक्ति पर रोक संबंधी आदेश को लेकर तालिबान की निंदा करते हुए कहा है कि इस पाबंदी के कारण लाखों लोगों को जीवन रक्षक सहायता में व्यवधान उत्पन्न होगा। इस पूरी घटना को ये एक अकेला फैसला नहीं है। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता कब्जे में काबिज हुई, उसके बाद से लगातार एक कर कई ऐसे फैसले लिए तालिबान ने, जो साफ बताता है कि तालिबान की उस मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं है जिस परिवर्तन का तालिबान ने विश्व से एक तरह से एक भरोसा जताया था कि वो एक बदले रूप में दिखाई देगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब, फॉर्मर चांसलर मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी। फिरोज बख्त साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विशाल चंद्रा, रिसर्च फेलो, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, एमपी इत्सा, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विशाल चंद्रा जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। 2021 में तालिबान जब सत्ता में आई, किस तरह से आई, कई सारे अंदेशे, आशंकाएं लेके आई, और खासकर महिलाओं के मानवाधिकार, महिलाओं की आजादी को लेकर जो एक पिछला रुख तालिबान का देखा गया है, तमाम ऐसे हादसे, तमाम मानवाधिकार उल्लंघन सामने आए थे, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार तालिबान शायद एक बदला हुआ होगा, और विश्व में कई देशों ने ऐसा भरोसा जताया। आज ये जो फैसला है और इसके बाद अब आपको क्या लगता है, क्या अभी भी बहुत सारे देश इंतजार कर रहे हैं? अफगानिस्तान में महिलाओं के मानवाधिकार हनन जो लगातार हो रहे हैं पिछले 1 साल से, उसमें अभी और कितना इंतजार बाकी है? देखिए, 2-3 बातें मैं सामने रखना चाहूंगा। पहली ये कि तालिबान 1990 में भी उनकी सरकार बनी थी, वहां पे उसको भी सिर्फ 3 देशों ने मान्यता दी थी, और इस बार 15 महीने से ज्यादा हो रहा है और अभी भी शायद किसी देश ने भी उनको मान्यता नहीं प्रदान की है। 1990 और 2090 का दशक और 2022 में एक बहुत बड़ा अंतर है तालिबान रेजिम की अगर बात की जाए। पहला, तो 1990 के दशक में उन्होंने अफगान तंजीमों को ही हराया था, जो मुजाहिदीन के तमाम गुट थे जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी सन 92 में। लेकिन इस बार उन्होंने अमेरिका को हराया, जो कि एक वर्ल्ड पावर है, और वो अपने आप को विजेता मानते हैं, वो अपने आप को विक्टर समझते हैं, और उन्होंने शुरू में जो नीतियां अपनाई थी वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय
को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश थी कि उनके आने से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये एक रणनीति थी उनकी, खासकर जो उनके प्रतिनिधि दोहा में बैठे थे, और उनको दरकिनार भी कुछ लोगों को किया गया है। लेकिन अब जो 15 महीने बीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक कोशिश चल रही है कि जो उनके फंडामेंटल आइडियोलॉजी है उसको इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जहां तक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात है, वो समझ रहे हैं कि इनको आसानी से या अभी मिलने वाला नहीं है। तो और दूसरी तरफ ये एक मैसेज उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तो दिया ही है, अपने जो उनके फुट सोल्जर्स है, रैंक एंड फाइल है, उनको भी एक मैसेज दिया है कि हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं या उनके सामने खड़े हो सकते हैं, और अपनी आइडियोलॉजी पे किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। इस कहीं ना कहीं इससे जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है, जो बहुत स्ट्रांग है तालिबान, वही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रूरल एरियाज में ही है, जहां कुछ बातें जो वो कह रहे हैं, जो उन्होंने 90 के दशक में भी की थी, उसको कहीं ना कहीं लोग इन कबायली इलाकों में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो जो उनका काडर है, जो उनका फुट सोल्जर है, उसमें भी अपनी पैठ बना के रखना उनकी एक मजबूरी कहीं हो सकती है, क्योंकि दाइश जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है, वो बराबर उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें तो यही बातें कह रहे हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप इस्लामिक आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, आप अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिल गए हैं। तो इस तरह का जो नैरेटिव उभर रहा है दाइश से, वो भी कहीं ना कहीं तालिबान, खासकर जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, जो यंग फाइटर्स हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है। तो एक कोशिश है, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहे हैं, सिर्फ इस्लामिक अमीरात के तहत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने खड़े होकर कि नहीं, हम कमजोर नहीं, और हमने अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी से समझौते नहीं किए हैं। और एक और बात समझने की, मैं बहुत जल्दी मैं आपको 2 बातें और रखूंगा। जी जी विशाल जी, पहली बार ऐसा हुआ है, जहां तक मेरी समझ है अफगानिस्तान का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, कि अगर आप जितने भी गुट हैं इस वक्त, वो सब प्रेडोमिनेटली पश्तून हैं, पश्तून डोमिनेटेड ग्रुप्स हैं। चाहे हम बात तालिबान की करें, हक्कानी की करें, टीटीपी की करें या दाइश की करें, ये पहली बार ऐसा है कि सारे गुट, चारों गुट जो हैं, और पूरा जो लैंडस्केप है अफगानिस्तान और ड्यूरल लाइन के आसपास का क्षेत्र, वो सारा पश्तून डोमिनेटेड है, आर्म्ड इस्लामिस्ट ग्रुप से डोमिनेटेड है। तो एक ब्रॉड पश्तून डायनेमिक्स है जो बहुत डिवाइडेड भी है। तो बहुत मुश्किल होगा शायद आने वाले समय में तालिबान के लिए कि जो ब्रॉड इंट्रा पश्तून डायनेमिक्स है, उससे इस्लामिक अमीरात को संरक्षित करके रख सकें, क्योंकि ये अंदर टेंडेंसीज हैं पश्तून कबायली इलाकों में, जहां पे कुछ उनके साथ जाएंगे, कुछ उनके साथ नहीं जाएंगे। जी फिरोज बख्श साहब, जो मौजूदा स्थिति पैदा हुई है, हमने देखा पिछले कुछ समय में जो तब्दीलियां देखी गई थी, 90 से लेकर 2022 तक के सफर में हमने देखा लड़कियां कामकाज के लिए जाने लग गई, लड़के लड़की एक ही स्कूल में पढ़ने लग गए। जो ये क्रमवार तरीके से ये तमाम कठोर फैसले लिए गए हैं तालिबान के द्वारा, और जो अंतर्द्वंद भी सोसाइटी में इस समय दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है इस समय वो जो तमाम रिफॉर्म्स जो हुए एक लंबे समय तक, किस तरह से अपने पैर मजबूत भी कर सकते हैं मौजूदा हालात में? देखिए रितु जी, सबसे पहले तो बताऊं कि जो मेरे नाम के आगे प्रोफेसर लगा है, प्रोफेसर नहीं हूँ, और उप कुलपति नहीं, कुलाधिपति चांसलर मैं वहाँ रहा था। खैर, अब मैं आता हूँ आपके जवाब पे। देखिए ऐसा है कि मैंने जो हमारे रिसर्च फेलो हैं विशाल चंद्र जी, उन्होंने काफ़ी हद तक डिटेल्स दे दी हैं, मैं रिपीट तो नहीं करूँगा। लेकिन आपने एक बात ये कही कि पिछली बार जब इनकी सरकार आई थी, सर्दियों में ही आई थी, हम देख रहे थे किस तरीके से सरकार आई है, जहाज़ों पे लटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इन्होंने एक जो वुमन पायलट थी उसको पत्थर से गोद के मार दिया था। इस तरह के हालात वहाँ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके फिर इन्होंने वायदा किया, जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, फंडिंग एजेंसीज़ हैं, चाहे वो UN हो, चाहे वो कोई भी एनी अदर, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, इन्होंने हाथ जोड़े कि नहीं अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये अपने वायदे से हट गए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो तालिबान है, चाहे तालिबान हो, इसमें मैं ईरान को भी जोड़ूंगा।
जिस तरीक़े से ईरान में ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और महाशा को वहाँ पर जो है कत्ल कर दिया गया कि वो उसका सर सही से नहीं ढका हुआ था हिजाब से। ये जो लोग हैं इस्लाम की एक इस किस्म की इमेज बना रहे हैं कि जिससे हमारे जैसे जो लिबरल लोग हैं, मैं मतलब देखिए जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, या काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये असली इस्लाम नहीं है। ठीक है, अब मैं ये कहूँ, मैं दुकानदारी या ठेकेदारी नहीं करता इस्लाम की या मुसलमानों की कि जो मैं बोलता हूँ असली इस्लाम है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बबांगे दहल ठोक पीट के कह सकता हूँ कि जो कुरान के जो भी उसूल हैं उस पर ना तो अफ़गानिस्तान चल रहा है, ना ईरान चल रहा है, काफ़ी हद तक उस पर पाकिस्तान भी नहीं चल रहा, और कुछ हमारे अंदर भी हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं मुसलमानों के जो कुरान पे ना चल करके और ऐसे मतलब उन्होंने कट्टरपंथी पे चल रहे हैं। ना तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आप ऐसे कट्टर थे, लेकिन ये अफ़गानिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है रितु जी, इट मस्ट स्टॉप, क्योंकि आधी आबादी होती है ख़वातीन की, ख़वातीन के बगैर घर नहीं चल सकता। मर्द जो हैं कैसे उनका कोई आप मतलब यू कांट इमेजिन मैन विदाउट वुमेन, पैदा करने वाली तो खातून ही है ना, तो उनके ऊपर रोक लगाना, आप काम पे नहीं जा सकती, आप यहाँ नहीं जा सकती, ये जो चीज़ है ये बड़ी गलत चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सख्ती के साथ जितने भी 55-56 इस्लामी मुल्क हैं उनको भी आगे आना चाहिए। पाकिस्तान के बॉर्डर मिलता है, वहाँ इस किस्म की सख्ती नहीं है, लेकिन दूसरी तरह की सख्तियाँ हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को भी आगे आना चाहिए। ये इस तरह का जो भी व्यवहार हो रहा है ख़वातीन के साथ कि आप सर्विस नहीं करेंगी, आप ये नहीं करेंगी, आप प्रोफेसरशिप नहीं करेंगी, ये मतलब स्पोर्ट्स में ये हमारे यहाँ भी हुआ था। सानिया मिर्ज़ा जब लॉन टेनिस खेलती थी हैदराबाद के अंदर, किसी ने उनको फतवा दे दिया बुर्का पहन के खेलो। उसी तरह से आखिर में बात को कह के बात को पूरा करूंगा रितु साहिबा कि तजम्मुल हुसैन कश्मीर में वादी कश्मीर में एक वर्ल्ड चैंपियन है किक बॉक्सिंग की, ठीक है, उसको भी कहते हैं कि तुम खैर उसने तो अपना नाम कर लिया, शीज ना हो। ये इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कब तक कुएं के मेंढक मुसलमान बने रहेंगे? ना तो कुरान में ऐसा कुछ लिखा है, ना ही कहीं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपने ऐसा कहा है, और मुसलमानों को सुधरना होगा। और आखिर में ये बात कहना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा दूरदर्शन को कि एक इंटरनेशनल फिरोज भट्ट साहब, अफगानिस्तान में तालिबान लगातार महिलाओं के खिलाफ कई ऐसे फैसले करते आ रही है, लेकिन ये जो फैसला है इसके असर सिर्फ अफगानिस्तान तक ही नहीं रहेंगे, महिलाओं तक सीमित नहीं है, लेकिन एक आर्थिक चोट भी इससे लग सकती है अफगानिस्तान को। इसलिए सोचने की जरूरत है कि इस फैसले के दूरगामी असर क्या होंगे, साथ ही साथ उन तमाम मुल्कों की भूमिका क्या है, चाहे वो इस्लामिक मुल्क हो, क्योंकि इन सब का एक तरह से डोनेशन जो है अफगानिस्तान तक जाता है, तो उन पे भी क्या सवाल होगा। संयुक्त राष्ट्र अपनी किस भूमिका में सामने आता है लगातार महिलाओं के मानवाधिकार हनन को लेकर, इस पर भी बात होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं इस चर्चा में। अभी है ना कहीं पहाड़ियों में या ऊंचे प्रदेशों में रहने वाले लोग ठंड के आदी होते हैं, फिर भी शीतलहर उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सबसे बड़े खतरे हैं शरीर का तापमान कम हो जाना, फ्रॉस्ट बाइट और फेफड़ों में सुजन आना। बाहर जाने से पहले मौसम पूर्वानुमान से वाकिफ होना अनिवार्य है। कहीं जाते वक्त धर्मशाला, पंचायत घर और नजदीकी चिकित्सा सेवा से अवगत रहें। खराब मौसम के कारण आप रास्ते में फंस सकते हैं। वाटरप्रूफ थैली में पर्याप्त कपड़े, भोजन और पानी साथ रखें। नम और गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीते रहें, शराब पीना टालें। फर्स्ट एड सीखें और आपातकालीन चिकित्सा किट साथ रखें। अत्यधिक ठंड से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर को गर्म रखें। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाएं या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है।
बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दिए। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। तालिबानी शासन का तानाशाही फरमान, जो नया फरमान तालिबान ने जारी किया है अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए कि महिलाएं एनजीओ में काम नहीं करेंगी, इसी पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, विशाल चंद्रा जी हैं, रिसर्च फेलो इट्सा। विशाल जी, हमने देखा कि 21वीं सदी में सऊदी अरब ने भी अपने आप को बड़ा बदला है और उस बदलने के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, एक बदलती सोच का एक बहुत बड़ा असर है। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा पक्ष आर्थिक पक्ष भी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान इस समय जब बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रहा है, वो इस जोखिम को उठा सकता है? क्या आज संयुक्त राष्ट्र ने जो बैठक की है तालिबान के साथ, प्रशासन के साथ, और इस फैसले को वापस लेने की बात की है, इस पर कुछ ज्यादा होता आपको लगता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। मेरा मानना ये है कि हमें तालिबान से, अभी उनको 1.5 साल हुए, सऊदी अरेबिया को बहुत समय लगा था, तो इन 1.5 सालों में हम उनसे बहुत रोशन ख्याली की उम्मीद नहीं कर सकते। अभी कहीं ना कहीं उनकी एक कोशिश है कि वो अपने शासन को कंसोलिडेट कर सकें। उनके अंदर भी बहुत से मतभेद हैं। ये 1990 के दशक का जो तालिबान था उससे कहीं बड़ा तालिबान है। इसमें एक हक्कानीज भी हैं, इसमें और भी ग्रुप्स हैं जो पहले तालिबान के साथ नहीं थे, और इनके जो ताल्लुकात हैं वो अलकायदा और भी तमाम ऐसे तंजीमें हैं जिनके साथ हैं और जिनसे ये जुड़े रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हम उनसे बहुत रोशन ख्याली की उम्मीद कर सकते हैं इन मुद्दों पे। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हाँ, वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को लेवरेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी समझना होगा, जैसा कि मेरे काबिल पैनलिस्ट बख्त साहब ने कहा कि उन्होंने ईरान का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं जो ईरान में जिस तरह से प्रोटेस्ट फैल रहे हैं, तो तालिबान में कहीं ये एक सोच हो सकती है कि उसी तरह की प्रोटेस्ट, उसी तरह की हवाएं कहीं हिंदू कुश की तरफ ना आए और उन आने वाले समय में उनके लिए चीजें मुश्किल हो जाए। ये सर्दियों का मौसम है और जब हम बात अफगानिस्तान की करते हैं तो मौसम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। शायद इस समय दबाव बनाना आसान होगा। महिलाएं, जो महिला ग्रुप हैं, जो राइट्स ग्रुप हैं, बहुत संगठित ना हो पाए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन है वहां पे, और जो सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में उनको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सपोर्ट मिलता रहेगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आती रहेंगी। अमेरिकन ने, जहां तक मुझे पता है, 4 किश्तें दी हैं जो $3.5 बिलियन की, और भी शायद वो आने वाले समय में देंगे। इसमें सबसे ज्यादा एड अमेरिकन की आ रही है, तो ये समय भी देखना, टाइमिंग को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ मेरा ये मानना है, तालिबान एक जो गलती कर रहे हैं, और मैं उनसे उम्मीद नहीं करता कि वो इतनी दूरंदेशी रखें, हालांकि उन्होंने कुछ लेसन्स ड्रॉ किए हैं 90s से, और मैं ये भी कहूंगा उन्होंने जिस तरह से दाइश या इस्लामिक स्टेट का जो कैलिफेट था, जिस तरह से वो बिखरा है, उससे भी कहीं ना कहीं लेसन्स ड्रॉ किए हैं। पर पूरे अफगानिस्तान पे यूनिफॉर्मली इस तरह की जो उनकी डिक्रीज होती हैं उसको लागू करना, ये मेरे ख्याल से वो नहीं कर पाएंगे। तो एक सदर्न एरियाज, जो ईस्टर्न एरियाज हैं, जहां पश्तून, रूरल पश्तून कबायली इलाके हैं, वहां पे शायद ये सख्ती से लागू कर पाए। पर बात अगर सेंट्रल अफगानिस्तान की होगी या उत्तरी अफगानिस्तान, हिंदू कुश के उत्तर के क्षेत्र हैं जहां पे ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हजारा हैं, तमाम ऐसे छोटे बड़े समुदाय हैं, वहां पे शायद ये नहीं कर पाएंगे। तीसरा, इन्होंने जो भरोसा दिलाया है रीजनल कंट्रीज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उसमें 2-3 बातें इन्होंने काफी जोर दी हैं। पहली कि हम आपके मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप हमारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसका मतलब वो एक बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की उम्मीद रख रहे हैं, जो शायद उन्होंने 90 के दशक से जो उनको बातें समझ में आई हैं। दूसरा, उन्होंने एक इंप्रेशन दिया है कि हमें अपनी आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं करनी है, उसकी उनको जरूरत भी नहीं, क्योंकि अलकायदा ऑलरेडी है। जो चीज तालिबान नहीं कह सकते वो अलकायदा कहता है। दूसरी चीज, तालिबान ने कहा कि जो भी हमारे
मसाइल हैं हमारे आसपास के मुल्कों के बीच में, हम उसमें भी नहीं पड़ेंगे। तो अलकायदा है वो बातें कहने विशाल जी, के लिए। आपने अभी कहा कि तालिबान का कहना है कि वो अपनी आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, ये आश्वासन दिया है, लेकिन जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उन कट्टरपंथ ताकतों को विश्व में तमाम जी। कई ऐसे देश हैं जहां मैं पर उसी ये पे आ रहा ताकतें था। अपने पैर पसारने की, जमाने की कोशिश करती हैं, क्या उन्हें ताकत नहीं मिलती है? क्या जी, मैं ये एक उसी पे आ रहा इनडायरेक्ट हूं। सपोर्ट नहीं है उस आइडियोलॉजी को? मैं उनकी उसी स्ट्रैटेजी पे आ रहा हूं जो बहुत शुरू से है, कि वो इंप्रेशन कुछ देते हैं और उनको पता है कि सीधे से वो करने की जरूरत नहीं है, जी। वो दूसरे गुट करेंगे। हाँ। तीसरा जो उन्होंने हमको मतलब एक इंप्रेशन दिया है, मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, एक इंप्रेशन, कि हम अपने आप को अफगानिस्तान तक ही सीमित रखेंगे। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय पहचान चाहिए तो ये 2-3 बातें वो ऊपरी तौर पे कहते रहेंगे, पर जो उनका डायनेमिक्स है अंदर का, मुझे नहीं लगता कि वो इसको बहुत लंबे समय तक संभाल पाएंगे। और इस्लामिक एमिरेट जिस फॉर्म में अभी है, शायद ये बहुत लंबे समय तक ना चल पाए। एक बात जो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो तालिबान जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा हो सकते हैं, उसका जो भविष्य है उसका भी हिस्सा हो सकते हैं, पर तालिबान अपने आप में अफगानिस्तान नहीं हो है, ना ही सकता। वो अफगानिस्तान का अपने आप में भविष्य है। बिल्कुल। फिरोज बख्श साहब, ऐसे में आपको क्या लगता है, वैश्विक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र, इन सब की भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है? क्या वो कदम है जिससे कि इन फैसलों पर कहीं रोक लगाई जा सके? क्योंकि एक एक करके ये फैसले धीरे धीरे अब बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, साथ बैठेंगी नहीं, फिर बाहर नहीं निकलेंगी, फिर बुर्का पहन के ही निकलेंगी, फिर पुरुष अध्यापक से ही पढ़ेंगी। तो धीरे धीरे तो ये बढ़ ही रहा है। इसमें बहुत देखिए संक्षेप में सर। हाँ। जी देखिए रितु जी, इसमें बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी नाउमीदी भी होती है। मुझे याद है मेरी ज़िंदगी में अफगानिस्तान में जब शाह ज़ाहिर शाह वहाँ के किंग थे, तो वहाँ पे रात को 12-12 बजे तक भारी भारी ज्वेलरी पहन करके और अपने पूरा मेकअप करके अफगानी महिलाएं निकलती थीं और स्कर्ट भी पहनती थीं। यही हालत जो है वहाँ ईरान में भी थी, जब वहाँ पर किंग अहमद रज़ा शाह पहलवी थे। तो अब लेकिन ये जो कट्टरपन आया, मैं इसका आज सुबह मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को सुन रहा था। देखिए क्या असर इसका हुआ है। आज बाल वीर दिवस है, ठीक है, और किस लिए मनाया जाता है कि औरंगजेब ने जो 4 साहिबजादों को मारा था, जुझार सिंह है, अजीत सिंह है, जोरावर सिंह है, इन सब चारों को मारा था, दीवार में चुन दिया था। ये बड़ी गलत चीज़ औरंगजेब ने की थी। तो आज जब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने सभी मजहबी पेशवाओं का नाम लिया, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो लॉर्ड महावीरा हो, चाहे वो गुरु नानक हो, लेकिन उसमें एक इस्लाम के किसी पेशवा का नाम नहीं था। तो जब आप पंथ होंगे, कट्टरपंथी करेंगे, इसका बुरा असर पड़ेगा। आपने और किया था असली इस्लाम और नकली इस्लाम का। मुझे लगता है असली इस्लाम और नकली इस्लाम के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इस कट्टरपंथ का जन्म जहां से भी हो रहा है वहीं पर उसे खत्म करना, और ये किसी तरह की अगर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है तो उस पर वार की सबसे ज्यादा जरूरत है। महिलाओं के मानव अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी तमाम उन वैश्विक संगठनों की है जो अफगानिस्तान में काम कर रही हैं, या अफगानिस्तान से बाहर भी वो एक तरह से निगरानी रखती हैं महिलाओं के मानव अधिकारों की। उनकी आज भूमिका बढ़ जाती है कि वो किस तरह से अफगानिस्तान में इन महिलाओं के हकों के लिए आवाज बुलंद करें, आगे बढ़े, और तालिबान पे किस तरह से काबू करना इन तमाम फैसलों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस पर विस्तार से चर्चा के लिए। और इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगे। नमस्कार।